मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडकिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड की संवैधानिक व्यवस्था का महत्व एवं संवैधानिक विकास। यानी स्विस जो संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसका क्या इम्पोर्टेंस है और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में हम आप पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि स्विट्जरलैंड को यूरोप का स्वर्ग कहा जाता है। मात्र 50 लाख जनसंख्या वाले, लगभग 50 लाख जनसंख्या वाले ये देश विश्व का सबसे सुंदर और शांत देश माना जाता है। जॉन ब्राउन मेसन ने स्विट्जरलैंड के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि स्विट्जरलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। स्विट्जरलैंड को कई बार स्विस भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और यहाँ का प्रसिद्ध शहर जेनेवा है, जहाँ कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ऑफिस हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जेनेवा में होते रहते हैं। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। साथ ही स्विट्जरलैंड विश्व की प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशालाओं में के रूप में भी जाना जाता है। स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्वों को हम जाने तो हम निम्न प्रकार से उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। नंबर 1 कि स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र है। स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्री राज्य है। सन 1848 के संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना की गई और स्विट्जरलैंड पहला आधुनिक गणतंत्र या गणराज्य बना। प्रसिद्ध विद्वान रेपार्ड ने कहा है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा। इसका मतलब यह है कि स्विट्जरलैंड में गणराज्य स्थापना से पहले राजतंत्र था, पर वो राजतंत्र ऐसा नहीं था जैसा इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों में था। दूसरा है स्विट्जरलैंड प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक है। हम जानते हैं कि आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड उसी प्रकार प्रजातंत्र का प्रतीक है जिस प्रकार प्राचीन यूनान में एथेंस लोकतंत्र का प्रतीक था। आज भी स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों में यानी 5 राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। तीसरी जो विशेषता स्विट्जरलैंड की हम देखें तो वह है विविधता में एकता। यानी स्विट्जरलैंड में भाषाई और धार्मिक रूप से देखें तो अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी उनके अंदर एकात्मकता है या यूनिटी है। स्विट्जरलैंड में 74% जर्मन लोग हैं, 20% फ्रेंच है, 5% इटालियन वासी हैं और 1% रोमन वासी लोग निवास करते हैं। और इन भाषाओं को, सभी भाषाओं को में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, इसलिए इनको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार अगर हम धार्मिक रूप से बात करते हैं तो यहाँ 58% प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं, 40% रोमन कैथोलिक ईसाई हैं, 1% यहूदी हैं और 1 में अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। यानी एक कंपोजिट कल्चर वाला देश है। अगली विशेषता है वो स्थायी तटस्थता या परमानेंट न्यूट्रलिटी कि 1815 की वियना कांग्रेस और 1919 के वर्साय संधि के द्वारा स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता की जो नीति है उसको मान्यता प्राप्त कर दी गई है और तब से ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्विट्जरलैंड ने अपनी तटस्थता को बनाए रखा। यहाँ तक कि सितंबर 2002 से पहले तक स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य नहीं था। तो इसके बारे में समझ जा सकता है कि वो किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने को दूर किया हुआ था और परमानेंट न्यूट्रलिटी के मार्ग पर चल रहा था। अगली जो विशेषता है वह बहुल कार्यपालिका की है। यह बहुल कार्यपालिका का मतलब यह है कि स्विट्जरलैंड, वैसे तो कार्यपालिका सामान्यतः एक व्यक्ति की होती है, यानी एक एकल कार्यपालिका होती है जिसमें कार्यपालिका का एक अध्यक्ष होता है। संसदीय लोकतंत्र में 2 कार्यपालिका प्रमुख हो जाते, राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष। अध्यक्षीय शासन में सिर्फ राष्ट्रपति होता है जो राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है। परंतु स्विट्जरलैंड में एक अनोखा मॉडल अपनाया गया है और यहाँ 7 सदस्यीय कार्यपालिका है जो मिलकर कार्य करती है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड, अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड का संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ। यानी ये इसके संविधान की कुछ महत्ताएं थी जो स्विट्जरलैंड को विश्व का एक महत्वपूर्ण संविधानों
में स्थान दिलाती है, जिसकी वजह से आज हम स्विट्जरलैंड के बारे में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन जैसे देशों में साथ पढ़ रहे हैं। स्विट्जरलैंड का जो संवैधानिक विकास है उसके निम्न चरणों के हम बारे में बात कर सकते हैं। सर्वप्रथम जो चरण है वो 1921 का राष्ट्रमंडल या मैत्री संघ है। वर्तमान स्विट्जरलैंड के निर्माण की प्रक्रिया और स्विट्जरलैंड के संवैधानिक विकास का प्रारंभ 1921 से समझा जा सकता है, जबकि ऊरी, स्वेज और अंडरवाल्डेन द्वारा आत्मरक्षा हेतु राज्यमंडल की स्थापना की गई। 1648 की वेस्टफैलिया की संधि के द्वारा स्विट्जरलैंड को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी गई। यार वेस्टफैलिया की संधि के बाद में स्विट्जरलैंड विश्व मैप पर एक सॉवरेन स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया। दूसरा चरण है वियना कांग्रेस एंड नवीन संविधान। पैक्ट ऑफ पेरिस और वियना कांग्रेस 1815 के द्वारा स्विट्जरलैंड को एक नवी संविधान प्रदान किया गया। पैक्ट ऑफ पेरिस के द्वारा जर्मन, फ्रेंच और इटालियन 3 भाषाओं के 12 राज्यों और कैंटोनों का एक स्विस राज्य मंडल का निर्माण किया गया। फिर तीसरा चरण है 1848 का संविधान। 1848 में संविधान निर्माण के लिए एक 14 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1848 में एक नए संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया जो 12 दिसंबर 1848 को लागू हो गया। अगला जो चरण है वो है 1874 का पूर्ण संविधान संशोधन। यानी 1874 में जो तक 1848 के संविधान में लगभग 57 संविधान संशोधन हो चुके थे, पर वो आंशिक संशोधन थे। इसमें जो एक पूर्ण आमूलचूल संवैधानिक संशोधन जो किया गया है वो है 1874 में किया गया और ये संशोधन 11 मई 1874 को लागू हुआ। और इस संशोधन की जो प्रमुख विशेषताएं देखें तो उसमें यह था कि शासन शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में राज्य का अधिकांश क्षेत्र में अक्षय बढ़ गया और जो धार्मिक शक्तियां थी, जो धार्मिक मन थी, उनकी शक्ति पर राज्य शक्ति का अक्षय बढ़ा, भार हुआ और लगभग उनकी शक्तियों को खत्म कर दिया गया। फिर अंतिम चरण में देखें जो वर्तमान में संविधान चल रहा है 1998 का संविधान। 1997 संविधान के आखिरी दिनों में 1997 के आखिरी दिनों में स्विट्जरलैंड में एक संवैधानिक सम्मेलन हुआ। उस संवैधानिक सम्मेलन के माध्यम से एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और 18 दिसंबर 1998 को इस नवीन प्रारूप को स्वीकार करने के अधिदेश या डिग्री जारी कर दी गई और 18 अप्रैल 1999 को स्विट्जरलैंड का नवीन संविधान लागू हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान में स्विट्जरलैंड 1998 में निर्मित और 1999 में लागू किए गए संविधान के आधार पर संचालित हो रहे हैं। यानी कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वर्तमान में है वो अप्रैल 1999 में जो संविधान लागू हुआ उसके तहत संचालित या उसी के तहत संचालित हो रही है। इस प्रकार हमने देखा कि स्विट्जरलैंड जो दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है वह सिर्फ पर्यटक या टूरिज्म की दृष्टि से स्वर्ग नहीं है, अपितु वह राजनीतिक दृष्टि से भी अपना विशेष महत्व रखता है। और विशेषकर पीस और डेमोक्रेसी की बात हम चर्चा करें तो स्विट्जरलैंड का स्थान सर्वोपरि आता है।